Hello everyone. So today we are going to start with Gauss theorem. Okay. So in our last video we have studied about electric flux. क्या था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? The total number of electric field lines passing normally through any given surface or through any given area. Yes or no? कोई भी एक given surface पे number of electric field lines जो कि normally pass हो रहा है, perpendicularly pass हो रहा है, वो क्या था? Electric flux. Okay? इसका हम लोग को फॉर्मूला क्या मिला था? Electric flux equals to electric field into area. Yes or no? डॉट प्रोडक्ट था तो हम लोगों ने क्या लिखा था? E A cos थीटा. सो यहां पे अच्छे से देखो, जो फ्लक्स है वो किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड हो रहा है. दैट मीन्स टू कैलकुलेट फ्लक्स वी शुड फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड. यस और नो? व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो गॉस थ्योरम What is Gauss theorem? It is actually a theorem that gives you a relation between total flux of a closed surface and net charge enclosed by the surface. ठीक है? एक closed surface में total flux कितना होगा for a given charge distribution और charge configuration. So वो net charge और total flux के बीच में एक relation देता है. वो कौन देता है हम लोग को? Gauss theorem. ठीक है? Now अगर हम लोगों को कोई क्लोज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स नॉर्मली निकालना हो तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, एरिया निकालना होगा, अगर एंगल है तो थीटा निकालना होगा. ये सुनो, गॉस ने एक और सिंपल फॉर्मूला दिया हुआ है. ही स्टेटेड दैट फॉर एनी क्लोज सरफेस अगर उसका टोटल फ्लक्स निकालना है तो वो सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, टोटल चार्ज, उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो. Okay, so how can you find the total flux within any closed surface? Just divide, okay, the total charge enclosed by the surface by epsilon naught. जो भी value मिलेगा, that will give you the value of electric flux of that closed surface. Simple. So what actually Gauss theorem states? Gauss theorem states that the total electric flux of any closed surface is 1 by epsilon naught times of the total, or you can write of the net charge enclosed by that surface. Okay, the total electric flux of any closed surface is 1 by epsilon naught times of the net charge enclosed by that surface. So mathematically इसको हम लोगों ने कैसे लिखा था? Flux phi equals to 1 by epsilon naught times of the total charge, where Q is representing the total charge, total or net charge. ठीक है? तो चलो इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग.
Now let us consider a positive point charge plus q. Okay, let plus q is a positive point charge. Now ये positive point charge के चारों तरफ हम लोगों ने एक ऐसा spherical surface assume कर लिया. Okay, now one more important thing, this surface is called what? Gaussian surface. Now यहाँ पे क्वेश्चन आता है, what is Gaussian surface? ठीक है, so Gaussian surface is generally a hypothetical surface. Hypothetical मतलब क्या होता है? We actually assume or we imagine. हम लोग ने यहाँ पे एक surface imagine किया हुआ है. It may not be true, but we are imagining a surface. Okay, so Gaussian surface क्या होता है? एक hypothetical surface जो हम लोग किसी भी चार्ज या फिर सिमेट्रिक चार्ज कन्फिगरेशन के चारों तरफ सोच लेते हैं. ओके, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? अभी क्वेश्चन आता है ना, क्यों गॉसियन सरफेस लेना क्यों है? सो जैसे हम लोग को मालूम है फ्लक्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट था? इलेक्ट्रिक फील्ड. सो अगर एक प्रॉपर गॉसियन सरफेस चूज कर सकते हैं हम लोग, सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दैट गिवन चार्ज कन्फिगरेशन. अगर कोई भी एक चार्ज कन्फिगरेशन दिया हुआ है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो निकालने के लिए बहुत इजी हो जाता है विद रेस्पेक्ट टू दिस गॉसियन सरफेस. ठीक है, नाउ इस पे फिर क्वेश्चन आता है, जैसे सर यहाँ पे ये स्फेरिकल सरफेस कैसे मालूम पड़ेगा स्फेरिकल लेना है या फिर दूसरा कुछ लेना है? ठीक है, तो अभी के लिए इतना याद रखो, अगर हम लोग को एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है या फिर पकड़ लो एक थिन शेल, ऐसा कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है. ओके, ऐसा एक स्फेरिकल शेल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है थिन, या फिर ऐसा एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, तो उसके चारों तरफ हमेशा जो गॉसियन सरफेस होगा वो क्या होगा? स्फेरिकल. ओके, फॉर एनी अदर शेप द गॉसियन सरफेस, फॉर एनी अदर शेप, दैट मीन्स फॉर एनी अदर टाइप ऑफ चार्ज कन्फिगरेशन, द गॉसियन सरफेस इज टेकन टू बी सिलिंड्रिकल. ठीक है, तो जैसे मैंने बोला इसके वजह से हम लोग क्या लेते हैं? स्फेरिकल. कोई भी अगर अलग चार्ज कन्फिगरेशन दिया हुआ है तो उसके वजह से गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल. अभी के लिए इतना समझ के रखो, फर्स्ट चैप्टर के लिए इतना इनफ है. ठीक है, नाउ गॉस लॉ मतलब हम लोग को क्या निकालना है? गॉस थ्योरम से क्या निकालना है? फ्लक्स, है कि नहीं? टोटल फ्लक्स. सो हम लोग पहले क्या करेंगे, ये जो स्फीयर है इसको हम लोग छोटा छोटा पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. कोई भी एक छोटा एरिया का फ्लक्स निकाल लो, फिर उसको टोटल को इंटीग्रेट कर दो, वो छोटा एलिमेंट के हिसाब से उसको टोटल इंटीग्रेशन कर दो, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? टोटल फ्लक्स. क्लास 11 में ऐसे हम लोगों ने क्या हुआ है ये सुनो, कोई भी एक स्मॉलर पार्ट के लिए फ्लक्स का वैल्यू निकाल लो, फिर उसको टोटल इंटीग्रेशन कर दो, टोटल फ्लक्स आ जाएगा. ओके, now let us consider here a very small area. ये स्फेरिकल सरफेस के यहाँ पे एक स्मॉल एरिया कंसीडर करो. ठीक है, नाउ एक चीज हमेशा याद रखना, शायद मैंने पहला वाला वीडियो में भी बोला हुआ है, कोई भी गिवन एरिया अगर होगा या फिर कोई भी गिवन अगर सरफेस होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा सरफेस ले लिया हुआ है. ठीक है, ऑफ स्मॉल एरिया. सो वो सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा इट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज नॉर्मल. That means, for example, if this is the surface, okay, तो इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा? ऐसा. ये हो गया सरफेस, तो एरिया वेक्टर कैसा होगा? ऐसा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ओके, तो ये पकड़ लो इसका एरिया वेक्टर dA. ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? इसी डायरेक्शन में होगा, नॉर्मल. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक ये रेडियस पकड़ लो r. ओके, सो देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, the magnitude of electric field at any point
on the surface. Now electric field का फॉर्मूला क्या था? 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. ठीक है, सो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड होता है? q पे और r पे. ये तो कांस्टेंट है. यहाँ पे q एक ही पॉइंट चार्ज लिया हुआ है, दैट मींस कांस्टेंट. और क्योंकि ये स्फीयर है तो एट एनी पॉइंट ऑन दिस सरफेस, ओके, ऑब्वियसली रेडियस क्या होगा? कांस्टेंट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी एट एनी पॉइंट क्या होगा? इट विल बी कांस्टेंट. ओके, so the magnitude of electric field at any point on the surface E equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. So therefore flux through a small area dA, ठीक है, ये स्मॉल एरिया एलिमेंट, और एरिया ले लो या फिर स्मॉल एलिमेंट dA, तो इसमें कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है पहले हम लोग वो निकाल लेते हैं. सो स्मॉल फ्लक्स निकाल रहे हैं. सो d phi फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, ओके, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? E dA cos theta. Now both area vector and electric field are along the same line, that means they are parallel to each other. So यहाँ पे एंगल कितना आएगा? 0 डिग्री. ओके, फ्लक्स थ्रू ए स्मॉल एलिमेंट dA d phi equals to E dA cos theta. What is the value of cos 0? 1. So d phi equal to हम लोग को क्या मिलेगा? E dA. ओके, so therefore total flux of the closed surface, total flux of the closed surface. तो total flux कैसे निकालोगे? इंटीग्रेशन d phi. d phi का फॉर्मूला क्या आया? इंटीग्रेशन E dA. Now this integration is for a closed surface, तो यहाँ पे हम लोग एक रिंग देते हैं. ठीक है, ये रिंग क्या समझाता है? क्लोज सरफेस. ओके, सो इंटीग्रेशन d phi हम लोग को क्या मिलेगा? टोटल फ्लक्स phi. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? कांस्टेंट. इसको बाहर ले आओ. यहाँ पे क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ द टोटल एरिया. ये सुनो, ये इंटीग्रेशन करोगे स्मॉल एरिया तो हम लोग को क्या मिलेगा? टोटल एरिया. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या मिला था? 1 by 4 pi epsilon naught into q by r square. And what is the total surface area of a sphere? 4 pi r square. Yes or no? तो यहाँ से 4 pi cancel, 4 pi cancel, r square cancel, r square cancel. So therefore total flux of the closed surface phi equal to क्या रहा? q by epsilon naught. That means 1 by epsilon naught times of the total charge enclosed by the closed surface. So what? This proves Gauss law. Or this proves Gauss theorem. Okay? Remember one thing, Gauss theorem is applicable only for closed surfaces. Okay? एक बार देख लो फटाफट से.
So next topic, derivation of Coulomb's law from Gauss theorem. ठीक है, Coulomb's law याद है कि नहीं? क्या था Coulomb's law? F equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by R square. और गॉस थ्योरम अभी तो मिला, क्या था? phi equals to Q by epsilon naught. So अभी गॉस थ्योरम अप्लाई करके हम लोग को कूलम्स लॉ डेरिवेशन करना है, ठीक है? तो फिर से एक पॉइंट चार्ज ले लो यहाँ पे Q, इसको चारों तरफ से एक सरफेस सोच लो, सेम पहले जैसे क्या था वैसे, एकदम इजी है ये वाला। तो ये गॉसियन सरफेस हो गया, ठीक है? इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, ये हो गया एरिया वेक्टर, और सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये पकड़ लो इसका रेडियस r. So therefore flux through the small area, ये स्मॉल एरिया से कितना फ्लक्स जा रहा है? फॉर्मूला क्या था? d phi equals to इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, इसका क्या आएगा? E dA cos, now again what is the angle between these two? 0 degree, ठीक है? So therefore ये आ गया E dA. So therefore total flux phi, total flux का फॉर्मूला क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मैंने डायरेक्ट बाहर ले आया, इनटू टोटल एरिया. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल एरिया ऑफ दिस स्फीयर क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर. तो फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग को क्या मिला? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 4 पाई आर स्क्वायर. Now from Gauss theorem, what was the formula for phi? Q by epsilon naught. यहाँ पे phi का वैल्यू कितना मिला? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू Q by epsilon naught. Yes or no? So इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना मिलेगा हम लोग को? 1 बाई, इसको नीचे ले जाओ, 4 पाई r स्क्वायर Q बाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, नाउ अगर ये जो सरफेस एरिया है इसका किसी भी जगह पे हम लोग एक पॉइंट चार्ज रखते हैं तो ऑब्वियसली उस पे क्या होगा? एक फोर्स लगेगा. यस और नो? यस और नो? अगर इसका सरफेस पे हम लोग एक पॉइंट चार्ज रखते हैं कहीं पे भी, तो उस पे क्या होगा? एक फोर्स लगेगा. तो इफ वी प्लेस a point charge, say Q naught, on this surface, then it will experience a force. It will experience a force. Now what was the formula for electric field? याद है कि नहीं? Electric field equal to F by Q naught. ये वाला था कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? ओके, तो F इक्वल टू क्या होगा? E into Q naught. So it will experience a force. तो फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? E into
क्यू नॉट, ई का वैल्यू कितना मिला था, यहां पे देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे क्या है क्यू इंटू क्यू नॉट बाय क्या बचेगा आर स्क्वायर, दिस इज व्हाट कूलम्स लॉ। Yes or no? So in this way, by using Gauss theorem, we can find Coulomb's law. Clear? Okay. So यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, इसको एक बार पॉज करके फटाफट से कॉपी कर लो। So what is the question? A cylinder is placed in a uniform electric field with its axis parallel to the field. Show that the total electric flux through the cylinder is 0. इसको सॉल्व करने से थोड़ा कॉन्सेप्ट आएगा कि कैसे हम लोग फ्लक्स का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, सबसे पहले तो सोल्यूशन में देख लो, एक सिलेंडर लेना है, ये सुनो सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया। नाउ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, ए सिलेंडर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद इट्स एक्सिस। ओके, ये अगर सिलेंडर है तो ऐसा होगा सिलेंडर का एक्सिस, तो ये हो गया सिलेंडर का एक्सिस, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन जो एक्सिस का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, वही होना होगा, because they should be parallel. So what should be the direction of electric field? This should be the direction of electric field. Yes or no? Electric field is parallel to the cylindrical axis. Now जो सिलेंडर होता है उसका जनरली 3 सरफेस होता है। ये सिलेंडर है, ये हो गया पहला क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये टोटल कर्व सरफेस, ठीक है। 3 पार्ट होता है, इसको मैंने दे दिया नंबर 1, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को, ये कर्व सरफेस को मैंने दे दिया नंबर 2, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैंने नंबरिंग दे दिया 3। Now we have to show that the total electric flux through this cylinder is how much? 0. Now what will be the direction of area vector? I have told you that area vector is always normal to the surface. तो ये अगर क्रॉस सेक्शनल पहला सरफेस है तो एरिया वेक्टर क्या होगा, ऐसा। सो फॉर दिस वन, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। फॉर दिस कर्व सरफेस, अच्छे से समझो, हाँ, ये सिलेंडर है, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, ये क्रॉस सेक्शन की तरफ, ये क्रॉस सेक्शन की तरफ इस तरफ होगा, और ये जो कर्व सरफेस, ये तो ऐसा है ना, टोटल कर्व सरफेस, तो इसका परपेंडिकुलर ऐसा होगा, ठीक है। सो ये कर्व सरफेस के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ, और इसके लिए एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। सो देयरफॉर टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर ओके, टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर क्या होगा, फ्लक्स ऑफ द फर्स्ट सरफेस phi1 प्लस फ्लक्स ऑफ द सेकंड सरफेस phi2 प्लस फ्लक्स ऑफ द थर्ड सरफेस phi3। ओके, what is the formula for flux? E a cos थीटा, ये हो गया फर्स्ट सरफेस के लिए, प्लस E a cos थीटा सेकंड सरफेस के लिए, प्लस
ई ए cos थीटा थर्ड सरफेस के लिए. ओके, नाउ ये वाला देखो, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया एरिया वेक्टर. एंगल कितना है दोनों के बीच में? दे आर एंटी पैरेलल, तो ऑब्वियसली 180 डिग्री. सो पहला फाई क्या आ गया? ई ए cos 180 डिग्री. For the second surface, this is the direction of electric field. ये हो गया A, so they are what? ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया एरिया. तो एंगल कितना हो रहा है यहाँ पे? 90 डिग्री. तो सेकंड थीटा कितना आएगा? प्लस ई ए cos 90 डिग्री. थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर पैरेलल. पैरेलल होने से एंगल कितना होता है? 0 डिग्री. So the third one will be E A cos 0 degree. So therefore total flux phi. What is the value of cos 180 minus 1? So ये हो गया minus E A cos 90 0. So plus 0 and cos 0 1. So ये हो गया plus E A. Minus E A plus E A cancel. So what will be the total flux through the cylinder? 0. This is what we have to prove, that the total flux through the cylindrical surface is how much? 0. Okay.